हाय फ्रेंड्स, आज कैटालिस्ट के बारे में जानेंगे। कैटालिस्ट के बारे में किसी तरीक़ा से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे केमिस्ट्री ऑनर्स हो चाहे सब्सिडियरी हो, कैटालिस्ट के बारे में क्वेश्चन आता ही है। तो जैसा कि हम यहाँ पर क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको कैटालिस्ट के बारे में, तो देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये केमिस्ट्री ऑनर्स पे देख सकते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन कि यहाँ होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस कैटालिसिस और हेमोजीनियस कैटालिसिस, फिर उस तरीके से एग्जांपल बहुत सारा तरीके से था जो देखेंगे वो सब कैटालिस्ट के ऊपर होगा। तो कैटालिस्ट के बारे में जानते हैं पहले कि कैटालिस्ट क्या होता है। तो अ सब्सटेंस विच अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन इटसेल्फ रिमेनिंग केमिकली अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड कैटालिस्ट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कैटालिसिस कहलाता है ये प्रोसेस। तो यहाँ पर है कि सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को वैसे ही रहने देता है, मतलब केमिकली अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, तो वही कहलाता है कैटालिस्ट। यानी कि वे चेंज होता ही नहीं है बल्कि चेंज करता है, तो यही प्रोसेस कहलाता है कैटालिसिस। कैटालिस्ट का ही मतलब होता है उत्प्रेरक, यानी कि ये दूसरा को केमिकल रिएक्शन को यह करा देता है लेकिन अपने वह ऐसे ही रहता है, वह चेंज नहीं होता है। तो वही है कि सब्सटेंस विच अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को वह कर देता है बल्कि इट सेल्फ रिमेनिंग केमिकली अनचेंज, लेकिन वह खुद चेंज नहीं होता, वह ऐसे ही रहता है। तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड कैटालिस्ट एंड दिस प्रोसेस जो होता है, यह प्रोसेस कैटालिस्ट जो प्रोसेस करता है उसको कैटालिसिस कहते हैं। कैटालिस्ट जो प्रोसेस करता है तो उसको कैटालिसिस कहते हैं। तो एग्जांपल के लिए हम अलग अलग तरह के एग्जांपल देखेंगे, जैसा कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखते हैं। जैसा कि पहला एग्जांपल लिख देते हैं 2KClO3, ये पोटेशियम क्लोरेट है और इसमें ये जो रिएक्शन है देख सकते हैं Mn2 मैग्नीशियम, मतलब यहाँ पर मैग्नीज ऑक्साइड या कैटालिस्ट की तरह यहाँ पर वर्क कर रहा है और कैटालिस्ट की तरह वर्क करता है। तो इसमें KCl को अलग कर देता है और यहाँ पर ऑक्सीजन अलग कर देता है। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 3 और इसका 2। तो यहाँ पर जो वर्क हुआ यानी कि MnO2 एक्ट एज कैटालिस्ट, तो यहाँ पर MnO2 कैटालिस्ट की तरह वर्क किया। फिर दूसरा अलग तरह के एग्जांपल ले सकते हैं, जैसा कि है H2O2, ये 2H2 ये लिक्विड में है, हाइड्रोजन परऑक्साइड यहाँ पर देखेंगे तो प्लेटिनम जो होता है यहाँ पर कैटालिस्ट की तरह वर्क करता है और इसको वाटर में कन्वर्ट कर देता है और उसके साथ इसको ऑक्सीजन में ये कन्वर्ट कर देता है। देख सकते हैं ऑक्सीजन गैस में और इसको, तो यहाँ पर ये ऐसे ही रहता है बल्कि इसको करा रहा है रिएक्शन। तो ये दो एग्जांपल देख लिए, तीसरा भी एग्जांपल देख सकते हैं इसका। तो तीसरा एग्जांपल हो जाएगा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और 3H2, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में, यहाँ पर भी ये गैस के फॉर्म में है। तो देख सकते हैं अब इसको कौन सा कैटालिस्ट इसको वर्क कराता है। तो निकेल इसमें कैटालिस्ट की तरह वर्क करता है और इसको फाइनली चेंज कर देता है CH4 और H2O में। तो ये दोनों भी गैस के रूप में है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन वर्क किया, निकेल एक्ट एज कैटालिस्ट की तरह यहाँ पर वर्क किया। तो कैटालिस्ट और कुछ एग्जांपल देख लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर कि इफ़ेक्ट्स ऑफ कैटालिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या इफ़ेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन में। तो यही तो अभी हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी, नाम से पता चल रहा है कि इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, यानी कि इंटरमीडिएट में जो कॉम्प्लेक्स बनता है, रिएक्शन होते समय इंटरमीडिएट जो स्टेट होता है वह कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी होता है। तो द रिएक्टेंट फर्स्ट कॉम्बाइन, जैसे यहाँ पर कोई रिएक्टेंट है, जैसा कि ये जगह पर बना दिए, ये रिएक्टेंट मान लेते हैं। तो ये सबसे पहले कंबाइन होगा तो इस तरीके से अच्छे से ये कंबाइन हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, और फाइनली कंबाइन होने के बाद ही तो ये प्रोडक्ट देगा। तो यहाँ पर जो हुआ यह इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया इस जगह पर। तो द रिएक्टेंट्स फर्स्ट कंबाइन हो गया और कंबाइन विथ कैटालिस्ट, यह जो हुआ यह कैटालिस्ट के साथ कंबाइन हो जाएगा, ये इंटरमीडिएट बना ये कैटालिस्ट के साथ मिल जाएगा और कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इज शॉर्ट लाइव्ड, एकदम थोड़ा समय के लिए रहता है, तब बाद में डिकम्पोजेज टू यील्ड प्रोडक्ट्स, बाद में यही डिकम्पोजेज होकर प्रोडक्ट्स को बनाता है। तो यही थ्योरी है, मतलब यही यहाँ पर है कि कैटालिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है। तो यह कंबाइन होता है और फाइनली रिजल्ट दे देता है। उसके बाद अब बात करते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट द रिएक्शन प्रोसीड थ्रू अ न्यू पाथ ऑफ लॉ ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि ये लॉ ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी का जो न्यू पाथ होता है कैटालिस्ट रहता है तो उसका न्यू पाथ में वह चला जाता है। जैसा ग्राफ से हम समझेंगे, द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर टू क्रॉस टू लोअर
एनर्जी बैरियर टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, यानी कि जो एनर्जी बैरियर रहता है कैटालिस्ट जब आता है तो वो भी एनर्जी जो बैरियर होता है उसको भी हटा देता है और यह जो रिएक्शन को प्रोसीड कर देता है। मोर रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल कैन क्रॉस दिस लो एनर्जी बैरियर टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स, दिस इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। या रेट ऑफ रिएक्शन को तो बढ़ा ही रहा है, जैसा कि हम ग्राफ से समझ सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि एक ग्राफ बना है तो इस तरीके के ये ग्राफ है और यहाँ पर देखेंगे जैसा कि ये रिएक्टेंट है, यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आने में देख सकते हैं अगर बिना कैटालिस्ट रहेगा तो इस तरीके से इसको इतना समय लग जाएगा। ये जो देखे हैं एक्टिवेशन एनर्जी ये बिना कैटालिस्ट के है, वहीं पर अगर इसमें कैटालिस्ट को ऐड कर देंगे तो ये रिएक्शन इतना दूरी पर से होने वाला था, इसको एकदम थोड़ा दूरी पर देख सकते ये रिएक्शन को करा दिया। तो यहाँ पर देखे हैं ये क्या किया, आखिरकार एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। तो यही है जो रिएक्शन ये हो रहा है। तो लिख सकते हैं रिएक्शन जो है रिएक्शन पाथ ये बिना कैटालिस्ट के है, विदाउट कैटालिस्ट, इसमें कोई कैटालिस्ट यूज़ नहीं हुआ। और यहाँ पर जो देखेंगे ये रिएक्शन जो हुआ है विद कैटालिस्ट, तो कैटालिस्ट के साथ एक्टिवेशन एनर्जी का तो कम हुआ ना, तो यही यहाँ पर है। तो ये जो देख रहे हैं इस तरीके का ये ग्राफ में, तो यहाँ पर है रिएक्शन कोऑर्डिनेट होता है, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर जो देखते हैं ये एनर्जी होता है। तो इस तरीके से ग्राफ आना चाहिए बनाने। तो ये तो देख लिए कैटालिस्ट और कैटालिस्ट के साथ क्या होता है। उसके बाद ये आगे देखेंगे तो इस तरीक़ा से कैटालिस्ट के प्रेजेंस में होते। अब टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट के बारे में यहाँ पर जानते हैं। तो टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट दो तरीके के कैटालिस्ट होते हैं यहाँ पर। सबसे पहला होमोजीनियस कैटालिस्ट, दूसरा होता है हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट। तो होमोजीनियस कैटालिस्ट मतलब होता है कि द कैटालिस्ट इन द सेम फेज ऑफ द रिएक्टेंट एंड जो इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट, यानी कि सेम फेज में होता है। सेम फेज कहने का मतलब जैसे एग्जांपल से देखेंगे सेम जैसे गैस फेज में तो वह गैसे फेज में होगा, तो ऐसा ही करता है जो कैटालिस्ट, उसी को होमोजीनियस कैटालिस्ट कहते हैं। तो द कैटालिस्ट इन द सेम फेज ऑफ द रिएक्टेंट एंड इज इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। दिस अकर्स इन गैस और लिक्विड फेज में ये अकर्स होता है। जैसा एग्जांपल देख सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ SO2। जब ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 होता है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि व्हेन SO2 इज ऑक्सीडाइज्ड, SO2 गैस है और ऑक्सीजन भी तो गैस है, तो ऑक्सीडाइज होता है तो ये SO3 का फॉर्मेशन करता है। इसमें कौन वर्क करता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड ये कैटालिस्ट की तरह वर्क करते हैं। जैसा कि यहाँ पर रिएक्शन लिखते हैं 2SO2, ये सल्फर डाइऑक्साइड है उस जो कि गैस फेज में हुआ। उसके बाद ऑक्सीजन भी जो है देख सकते हैं ये भी गैस फेज में है। इसमें कैटालिस्ट की तरह कौन वर्क करता है, निकेल, यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड NO जो वर्क करता है ये भी गैसियस होता है और ये जो वर्क करता है तो यहाँ पर फाइनली 2SO3 का फॉर्मेशन करता है जो कि गैस है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये कौन चीज़ है, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड है और यहाँ पर जो बना है ये सल्फ़र ट्राई ऑक्साइड है। तो यहाँ पर सेम फेज में हो रहा, पूरा चीज़ सेम फेज में ही हो रहा है। अब दूसरा एग्जांपल है कि डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटल्डिहाइड। तो व्हेन एसिटल्डिहाइड इज डिकम्पोजेज विद I2 इन द CH4, तो CH4 के साथ जब ये होता है तो यहाँ पर I2 जो है एक्ट एज कैटालिस्ट की तरह वर्क करता है। जैसे एसिटल्डिहाइड का क्या होता है फार्मूला, तो ये तो एसिटल का तो पता होगा ही आपका क्या होता है, CH3 और C, ये एसिटल का मतलब एसिटल जिसको कहते हैं उसमें OH जोड़ने पर एसिटल्डिहाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर H और ये O एसिटल्डिहाइड हो गया और यहाँ पर किसके साथ मिलता है, विद I2 के साथ, यानी कि I2 के साथ ये कैटालिसिस होता है। I2 यहाँ पर हो गया और इसको डिकम्पोजिशन कर देता है और फाइनली कौन सी बनाता है, CH4 प्लस CO बनाता है। तो इस तरीके से यहाँ बनाता है। तो ये देख रहे हैं कि सब सेम फेज में ही अकर्स हो रहा है, ये भी गैस फेज में है और ये भी गैस फेज में, ये भी गैस फेज में। तो दूसरा एक भी एग्जांपल देख लिए। तीसरा एग्जांपल है इसमें हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर होता है तो इसमें ये होता है जैसे व्हेन शुगर इज हाइड्रोलाइज्ड, शुगर हाइड्रोलाइज्ड होता है तो इसमें मिनरल
जो एसिड होता है H2SO4, इस जो इसको मिनरल एसिड भी कहते हैं, ये कैटालिस्ट की तरह वर्क करता है, मिनरल एसिड। जैसे एग्जांपल देखेंगे, शुगर का क्या था, हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर, यानी कि शुगर के साथ वाटर को मिलाना। तो शुगर का फॉर्मूला था C12H22O11। ये शुगर का हो गया, जो कि ये लिक्विड फेज में है, और उसके साथ H2O भी देख रहे हैं, ये जो हो रहा है ये भी लिक्विड फॉर्म में। जब ये होता है H2SO4 के साथ ये, और फाइनली ये कौन चीज़ बना लेता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाता है, यानी कि C6H12O6 प्लस, ये भी फार्मूला वही होता है C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को बना लेता है। तो इस तरीके के यहाँ पर ये होमोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल देख रहे हैं। चौथा एग्जांपल देखेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर का एग्जांपल देखेंगे कि फिर इथाइल एसीटेट, जो कि ईस्टर को कहते हैं, जब हाइड्रोलाइज्ड होता है तो इसमें एसिड कैटालिस्ट की तरह वर्क करता है। तो इथाइल एसीटेट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इथाइल एसीटेट, सबसे पहले इथाइल का फार्मूला तो पता होगा ही, और एसीटेट, तो इसका फाइनली इस तरीके फार्मूला आता है CH3 होता है C, और इसके साथ एक और यहाँ पर O, और C2H5, ये लिक्विड में होता है। और जानते हैं वाटर भी लिक्विड फेज में होता है। जब ये हाइड्रोलिसिस होता है तो यहाँ पर एसिड वर्क करता है, यानी कि H+ ये बाहर निकलेगा, नहीं तो OH- आएगा, तो यही तो एसिड होता है। तो ये रिएक्शन करके कौन सी बनाता है, तो देख सकते हैं फाइनली रिजल्ट ये देता है CH3COH। तो यहाँ पर जो देखते हैं एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड, और इस साइड देखेंगे C2H5OH, तो ये इथेनॉल है। तो ये आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन होता है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो फिर H2O2 डिकम्पोज्ड आयोडाइड्स आयन एक्ट एज कैटालिस्ट की तरह वर्क करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं 2H2O2, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ये आयोडाइड्स के साथ ये वर्क करता है, मतलब I2 के साथ, और 2H2O और साथ में ये बनाता है। तो ये जो देखे हैं ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है। तो इस तरीके से यहाँ पर देख लिए, या आप हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट के बारे में जानते हैं। हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट का मतलब ही होता है कि द कैटालिस्ट इन द डिफरेंट फिजिकल फेज फ्रॉम द रिएक्टेंट की तरफ दोनों अलग अलग फेज में अकर्स होता है, तो उसी को टर्म्ड एज हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड हेटेरोजीनियस कैटालिसिस कहलाता है। तो सच रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट्स जो होता है इन द गैस फेज वाइल द कैटालिस्ट जो अक्सर होते हैं वह सॉलिड फेज में होता है। तो जैसा कि एग्जांपल देख रहे हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, इसमें अगर सल्फ़र ट्राईऑक्साइड होता है, तो अगर जैसे फिर सल्फ़र डाइऑक्साइड जो होते हैं इज ऑक्सीडाइज्ड विद ऑक्सीजन इन द प्रजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम और V2O5 दोनों हो सकते जो कि ये सॉलिड होते हैं। तो यहाँ पर 2HO2 जो कि गैस फेज में है और ऑक्सीजन गैस फेज में, लेकिन यहाँ पर प्लेटिनियम चाहे V2O2 यानी कि वैनेडियम ऑक्साइड या प्लेटिनम वर्क करता है, तो यहाँ कैटालिस्ट की तरह वर्क करता है जो कि सॉलिड होते हैं, और यही वर्क करके सल्फ़र ट्राईऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देते। तो ये हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट का पहला एग्जांपल है। सेकेंड एग्जांपल है कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ता, तो यहाँ पर Fe कैटालिस्ट की तरह वर्क करते हैं। तो वे नाइट्रोजन इज कॉम्बाइंड विद हाइड्रोजन टू फॉर्म जो बनाता है अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड आयरन के साथ ये होते हैं। तो N2 3H2 और यहाँ पर Fe वर्क करता है और NH3 का फॉर्मेशन कर लेता है। तो हेयर Fe एक्ट एज कैटालिस्ट की तरह यहाँ पर वर्क किया। थर्ड एग्जांपल है ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, जब अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है यानी कि अमोनिया के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, तो प्लेटिनम इसके साथ वर्क करता है और फाइनली नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो व्हेन अमोनिया इज ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम गॉज ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पर देख सकते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और वाटर बनता। तो एग्जांपल याद रखिए, डिफिनीशन तो बहुत आसान है, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, तो एग्जांपल भी याद हो ही जाएगा। उसके बाद फोर्थ एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट का आप डिकम्पोजिशन की बात करते हैं, तो व्हेन पोटेशियम क्लोरेट इज डिकम्पोज्ड
इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट MnO2। तो देख रहे हैं पोटेशियम क्लोरेट है, MnO2 के साथ यह कैटालिस्ट की तरह वर्क करता है MnO2, तो 2KCl और 3O2 बनाता है। तो ये पहले एग्जांपल में देख चुके हैं। तो MnO2 एक्ट एज कैटालिस्ट की तरह यहाँ पर वर्क किया। अब उसके बाद अदर एग्जांपल है कि हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, ये भी क्लास 11th में ही पढ़ेंगे। तो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में अक्सर ये होता है कि बॉन्ड टूटता है। तो व्हेन एन अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आर हाइड्रोजिनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकेल के साथ यह फाइनली होता है। तो जैसा कि देख रहे हैं ये इथीन है, इथीन गैसियस फेज है, H2 गैसियस फेज है, लेकिन निकेल देखते तो यह सॉलिड फेज में होता है। तो निकेल इसके साथ जुड़ता है। तो ये जो इथेनॉल में इथिन में मतलब देखे थे डबल बॉन्ड, ये फाइनली ये सिंगल बॉन्ड में होता है और इथिन बन जाता है, इथेन बन जाता है। तो निकेल एक्ट एज कैटालिस्ट की तरह यहाँ पर वर्क किया है। उसके बाद स्पेसिफिसिटी ऑफ कैटालाइज्ड रिएक्शन का स्पेसिफिक क्या होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटालिस्ट, तो यहाँ पर जो होते द मास एंड composition of a catalyst remain the same even after a reaction is completed। यानी कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद कैटालिस्ट का यहाँ पर मास और कंपोजिशन सेम रहता है, वह चेंज नहीं होता बल्कि दूसरा को करवाता है, खुद वैसे ही रहता है। तो ए कैटालिस्ट डजंट इंडिकेट द केमिकल रिएक्शन, वह इनिशिएट द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट ये करता नहीं है बल्कि उसको सिर्फ तेज़ी में लाने का काम करता है कैटालिस्ट। उसका थर्ड स्पेसिफिसिटी है यानी कि कैरेक्टर है अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटालिस्ट इज सफिशिएंट टू कैटालाइज द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि एकदम थोड़ा अमाउंट ही बहुत अच्छा काम कर देगा। यानी कि अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटालिस्ट इज सफिशिएंट टू कैटालाइज द रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो ये है व्हेन द कैटालिस्ट इज़ फाइनली डिवाइडेड इन द स्टेट इट हैज़ मोर इफेक्टिव, यह मोर इफेक्टिव एब्जॉर्बिंग पावर इसके पास होता है। तो ये ड्यू टू इट्स लार्ज सरफेस एरिया एंड मोर एक्टिव सेंटर इसका होता है कैटालिस्ट में। तो ये भी एग्जाम्पल कैरेक्टर है। उसके बाद अदर कैरेक्टर है यहाँ पर कि आ कैटालिस्ट डजंट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, को इफेक्ट नहीं करता है। द गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन रिमेन द सेम वेदर इट टेक्स प्लेस इन absence और presence ऑफ कैटालिस्ट इन द रिएक्शन। तो यहाँ पर गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर दी, इसका बस चेंज हो जाता है, जो रिएक्शन नहीं भी होने वाला रहता है तो कैटालिस्ट के कारण वह हो जाता है। तो यही है। तो यहाँ पर ये आप ध्यान रख सकते हैं गिव्स फ्री एनर्जी का RT log K होता है। द कैटालिस्ट इंक्रीज बोथ द रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब कैटालिस्ट इस तरीके से वर्क करता है, या आगे की तरफ भी बढ़ाता है और पीछे की तरफ। तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिमेन कांस्टेंट रहता है, इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता बल्कि सिर्फ उसका रिएक्शन जो होने वाला होता है उसको बढ़ाता है, इक्विलिब्रियम का वैल्यू उतना ही रहता है। उसके बाद है कि एक्शन ऑफ कैटालिस्ट इज़ यूनिवर्सल एंड स्पेसिफिक होते हैं। एक्शन ऑफ कैटालिस्ट इज यूनिवर्सल एंड स्पेसिफिक। द नेचर ऑफ कैटालिस्ट इज हाईली स्पेसिफिक बिकॉज अ कैटालिस्ट विच इज़ गुड फॉर वन टाइप ऑफ रिएक्शन मे बी इनअफेक्टिव इन द अदर वन। तो जैसे एडजॉर्प्शन एंड सब्स्टिट्यूएंट कन्वर्जन इन द products of the reacting molecule at the catalytic surface occur by the chemical affinity of the reactant for the catalyst. This explain the specificity of, यहाँ पर कैटालिस्ट का यह काम करता है। तो एग्जाम्पल से यहाँ पर अच्छे समझेंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैसियस फेज में, हाइड्रोजन भी गैसियस फेज में। जब निकेल अगर इस पर कैटालिस्ट की तरह ये वर्क करेगा, जब निकेल आएगा तो CH4 और H2O में कन्वर्ट करेगा। वहीं पर अगर जिंक ऑक्साइड आएगा तो इसको CH3OH होता है। तो यहाँ पर वही बात लिखा हुआ है कि कैटालिस्ट के पास एक यूनिवर्सल और स्पेसिफिक नेचर होता है कि कौन कैटालिस्ट क्या वर्क करेगा। तो यही यहाँ पर लिखा था कि हाईली होते बिकॉज यह एक अलग टाइप का रिएक्शन कराने में मदद करता, तो इनइफेक्टिव इन द अदर वन। तो एडजॉर्प्शन एंड सब्स्टिट्यूएंट कन्वर्जन इनटू प्रोडक्ट रिएक्टिंग मॉलिक्यूल at the catalytic surface occurs by the chemical affinity of the reactant for the catalyst. This explains the specificity of catalyst की तरह ये वर्क करते। तो यही खास कैरेक्टर है। तो सब्सक्राइब कर लिए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।